Hello everyone, welcome to Chapter Hunt. This is Radhika. Today is the fourth and the last video of Chapter 4 Heat, Class 7. In Part 1 and Part 2 video of this chapter, we covered question and answers of all the topics from your NCERT chapter. In the third video of this chapter, I provided you with HOTS questions. And today, I'll discuss the activities given in your textbook as to how to write them in experiment form, few differences, practical applications and MCQs. So please watch till the end. And if you are new to this channel, please subscribe to Chapter Hunt and share the videos with anyone you think it can be of help. So let's get started. The first difference is between heat and temperature. As I always tell you in my every session that अगर differences पूछे जाएं, always prefer to write them in the tabular form. तो पहला हम दोनों का definition लिखते हैं. Heat is a form of energy that can transfer from hot body to a cold body. और टेम्परेचर क्या बताता है? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. सो एक्सप्लेनेशन हमने सारी कवर कर चुके हैं. आज मैं आपको सिर्फ पेपर में एग्जामिनेशन में कैसे आप लिखोगे, आई जस्ट गिव यू दैट डिटेलिंग. हीट हैज़ अ वर्किंग एबिलिटी और टेम्परेचर का कोई वर्किंग एबिलिटी नहीं है, कुछ काम नहीं करता है टेम्परेचर, राइट. इट डज़ नॉट हैव एनी वर्किंग एबिलिटी. हीट का यूनिट या दिस इज़ आपको नहीं करवाया गया बट स्टिल आप सबको आगे सीनियर क्लासेस आएंगी, पता ही होना चाहिए दैट हीट इज़ मेजर्ड इन जूल्स एंड टेम्परेचर का हमने करा है इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. और हीट का सिंबल है इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल क्यू. साइंस में एज यू विल बी गोइंग इन टू योर सीनियर क्लासेस आप देखोगे कि हर एक चीज़ का कोई ना कोई सिंबल डिनोट करता है. सो हीट का सिंबल इज़ क्यू एंड टेम्परेचर इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल टी. Now the next difference is between the clinical thermometer and laboratory thermometer. फिर से आप दोनों का definitions बताओ इसमें. It is used to measure temperature of human body और laboratory thermometer में क्या है? It is used to measure temperature in experiments performed in the laboratory, मतलब liquids में. Temperature range क्लिनिकल थर्मामीटर का हमने क्या पढ़ा था? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. और लेबोरेटरी थर्मामीटर का हमने देखा कि रेंज उसका ज़्यादा होता है, दैट इज़ फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ किंक जिसका हमने सारा पर्पस समझ लिया था. लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज़ नो किंक. और क्लिनिकल थर्मामीटर इट कैन बी टिल्टेड वाइल रीडिंग, जिसको टिल्ट करना पड़ता है पढ़ने के लिए. और लेबोरेटरी थर्मामीटर इट हैज़ टू बी केप्ट अपराइट, स्ट्रेट रखना पड़ता है सो दैट वी कैन रीड द टेम्परेचर. अगर कभी आपसे इसमें सिमिलैरिटी पूछ लें तो सिमिलैरिटी आप दोनों में लिख सकते हो कि बोथ आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर और बोथ हैव मर्क्यूरी. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. क्या है ये तीनों, क्या सिमिलैरिटी हैं? तीनों हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, राइट. अब इसमें डिफरेंसेस, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखो तीनों की. Conduction is the process of heat transfer from hotter part to the colder part without the movement of material as a whole. Or convection is the process in which heat is transferred in liquids and gases and it is known as convection. Radiation is the process of transfer of heat in the form of waves. तीनों का definition आ गया. Second, कंडक्शन इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ मीडियम. इसको एक मीडियम चाहिए, जैसे कि इन ऑल सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन. कन्वेक्शन में भी इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, पर इसमें मीडियम क्या होता है? लिक्विड्स एंड गैसेस. और रेडिएशन में इट डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ मीडियम. कंडक्शन इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, कन्वेक्शन इससे थोड़ा सा फास्ट एंड रेडिएशन इज़ द फास्टेस्ट प्रोसेस, राइट. Now coming to the one more difference which says difference between sea breeze and land breeze. Sea breeze क्या है? हमने पढ़ा था the cooler air from the sea towards land is called the sea breeze and the wind blowing from the land towards the sea is called land breeze. इसको मैंने आपको बताया था. sea breeze याद रखो, sea breeze है तो जो sea से land की तरफ breeze मतलब air जाएगा वो sea breeze, और जो land से sea की तरफ breeze जाएगी, wind जाएगी, वो होती है land breeze.
Sea breeze, it is the cool sea breeze blows during the daytime and the cool land breeze blows during the night time. इसका पूरा हमने एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में करा है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो एंड यू विल गेट द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ पूरा प्रोसेस, सी ब्रीज कैसे होता है और लैंड ब्रीज कैसे होता है, विद द प्रॉपर आंसर विच यू कैन अटेम्प्ट अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इसमें कई बार क्या होता है, आपका जो NCERT है उसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं बोला हुआ, उसमें एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं. बट कई बार कभी कभी अगर आपको टीचर बोलती है कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी या राइट एन एक्टिविटी टू शो कंडक्शन, कि आप कैसे शो कर सकते हो कि कंडक्शन हो रहा है, तो इसके लिए अगर आप इस फॉर्मेट में लिखोगे आई गारंटी द टीचर विल बी इम्प्रेस्ड और आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिलने वाला है. सो इसमें कैसे लिखोगे, पहले तो एम मतलब आपसे जो क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है कि ऑब्जर्व, क्या एक्टिविटी लिखो टू ऑब्जर्व कंडक्शन या टू ऑब्जर्व कन्वेक्शन या टू ऑब्जर्व रेडिएशन, जो भी आपका एक्टिविटी. अब जैसे हम एक्टिविटी ये वाली कर रहे हैं टू ऑब्जर्व कंडक्शन, तो आपका ये एम हो गया या ऑब्जेक्टिव हो गया, कुछ भी हेडिंग लिखी एम और आपका जो क्वेश्चन में एक्टिविटी पूछा गया है वो आपने वैसे के वैसे इसमें कॉपी कर दिया. अब ये एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, थिंग्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक आयरन रॉड, वैक्स, ब्रिक्स, कैंडल. जो मैं अपनी एक्टिविटी करने के लिए चीज़ें यूज़ करूँगी वो मैं इसमें लिख दूँगी. अब आएगा मेथड में मैं बताऊँगी कि कैसे कैसे हम उस एक्टिविटी को कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप. पहला मेथड इसमें मेरा स्टेप क्या है मेरा, टेक एन एल्यूमिनियम रॉड, एक एल्यूमिनियम रॉड लो. सेकेंड स्टेप, क्लैम्प वन एंड ऑफ द रॉड टू अ स्टैंड और बिटवीन द ब्रिक्स. क्लैम्प मतलब उस वन एंड ऑफ द जो रॉड को क्लैम्प करो, बांध दो एक स्टैंड के साथ, और बिटवीन द ब्रिक्स भी आप कर सकते हो. फिर आप क्या करोगे, फिक्स फ्यू स्मॉल पीसेस ऑफ वैक्स एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर. तो जिस भी आपने जो रॉड का जो आपने क्लैम्प किया है स्टैंड के साथ, उस पर आपने छोटे छोटे पीसेस वैक्स के फिक्स कर देते हैं जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा. अब क्या करोगे लास्ट स्टेप में, विद द हेल्प ऑफ अ कैंडल हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड. जिस दूसरी साइड वाला जो रॉड है, अदर एंड वाला जो रॉड है, उसके नीचे आप कैंडल फायर करोगे, कैंडल जलाओगे. अब आता है ऑब्जर्वेशन. ये करके आपको क्या दिखेगा, आप नोट करोगे कि एज हीटिंग कंटिन्यूज पीसेस ऑफ वैक्स फिक्स्ड एट द रॉड स्टार्ट मेल्टिंग वन बाय वन. कि जैसे कैंडल की फ्लेम से हीटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो वैक्स के पीसेस हैं जो आपने इक्वल डिस्टेंस में फिक्स करे हैं, वो एक एक करके मेल्ट होके नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे. कंक्लूजन या आप इसको रिजल्ट भी लिख सकते हो कि आपने इस एक्टिविटी से क्या देखा, आपको क्या समझ में आया. दैट what we conclude is that heat is traveling along the length of the rod from the hot end to the cold end. यही किया था हमने. हीट का हमने मतलब सबसे पहले हीट में मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको एक चीज़ याद करनी है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहाँ से होता है, फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट. तो यही हमने देखा कि जहाँ पे कैंडल हमने जलाया उस वाले एंड से हीट पास होती गई दूसरे वाले एंड में, और धीरे धीरे करते एक एक करके वो जो वैक्स है वो मेल्ट होता गया. अब आपका इसमें अगर आपको डायग्राम भी बनाना है तो डायग्राम आपका NCERT पेज 40 पे फिगर 4.7 है, जो इस एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इस फॉर्म में लिख के दिया है. फिगर आप अपनी NCERT बुक में से ड्रॉ करो, क्योंकि डायग्राम इज़ अ मस्ट व्हेन यू आर शोइंग या राइटिंग एन एक्टिविटी, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम along with it. So go through page 40, figure 4.7, that will give you the diagram of this activity. Now ये एक्टिविटी समझ में आ जाती है हमें. और इसमें एक चीज़ और आप समझ सकते हो कि जैसे कि जो हमारा क्रंच है कंडक्शन का, कि इन द सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पास होते हैं, कोई स्पेस नहीं होता है उसमें सॉलिड्स में. ठीक है. सो व्हेन वन एंड ऑफ द रॉड इज हीटेड, जब एक एंड रॉड का हीट होता है, द मॉलिक्यूल्स एट दैट एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर. तो जो भी मॉलिक्यूल्स उस वाले एंड पे हैं वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करने लग जाते हैं. जहाँ पे वो हीट जा रही है वो क्या करेंगे, दे विल हिट देयर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, जो उसके साथ के मॉलिक्यूल्स हैं उसको वो हिट करेंगे. इस तरह से जो है हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्रॉम हॉट एंड टू दी
कोल्ड एंड। इसी तरीके को, इसी वाले कंसेप्ट को फॉलो करके हमने ये एक्टिविटी में देखा कि जब आपने जिस तरफ कैंडल रखा था वहाँ से स्टार्ट हुआ हीट होना, वो मॉलिक्यूल्स गर्म हुए और उसके बाद से वहाँ से वैक्स मेल्ट होना शुरू होता गया और धीरे धीरे करके जो है जहाँ पे दूसरे एंड वाले तक के वैक्स जो हैं 1 by 1 करके मेल्ट होने लग गए। Now, there is one more activity. They can ask you write an activity to show convection in liquids या to show the convection of heat in water. एम में आप वही लिखोगे जो आपका एक्टिविटी का हेडिंग जो है वो आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को आप कॉपी कर दो कि टू शो वट एवर इज रिटन इन द क्वेश्चन। जैसे कि मैं इसमें बोलूँ राइट एन एक्टिविटी टू शो कन्वेक्शन इन लिक्विड्स, तो मैं इसको करके अपनी एक्टिविटी का प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगी लिखना, आंसर लिखना शुरू कर दूंगी। या टू शो द कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर, क्योंकि हमें पता है कन्वेक्शन जो है वो वाटर के थ्रू हम दिखा सकते हैं। अब इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, आई नीड अ बीकर, मुझे कुछ पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स चाहिए, एक बर्नर एंड वाटर। अब इसका मेथड स्टार्ट करेंगे। ड्रॉप अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, एक बीकर लीजिए उसमें पानी भरिए और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स को डाल दीजिए। नाउ हीट द बीकर यूजिंग अ वेरी स्मॉल फ्लेम, बीकर को हीट करो और स्मॉल फ्लेम यूज़ करो। ऑब्जर्वेशन, आप क्या देखोगे, वी विल सी दैट द पर्पल स्ट्रीक्स ऑफ वाटर, पर्पल स्ट्रीक्स इससे हो रहे हैं पोटाशियम परमैंगनेट से, वी विल सी दैट द पर्पल स्ट्रीक्स ऑफ वाटर राइजेस अपवर्ड्स फ्रॉम द प्लेस वेयर द हीट इज सप्लाइड। आफ्टर मूविंग अप it spreads out and comes down along the sides of the beaker। यही प्रोसेस हमने एक अपने एग्जाम्पल में लास्ट वीडियोज़ में कन्वेक्शन का पढ़ा था। तो जहाँ पे भी हीट जिस पार्ट पे हीट जा रही है वो जल्दी गर्म होगा वो और हमने ये क्या पढ़ा था हीट में कि द बेसिक रूल इज़ जो भी चीज़ गर्म होगी हल्की होगी वो ऊपर जाएगी और वो जो कोल्ड एयर है वो उसका स्पेस ले लेगी और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। व्हाट डू वी कंक्लूड, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी? As hot water rises up due to convection, molecules of potassium permanganate also move upward along with it, right? अब पर्पल स्ट्रीक्स क्या दिखा रहे हैं हमें, इंडिकेट द पाथ फॉलोड बाय, इसलिए हमने पोटाशियम परमैंगनेट इसमें डाला था। हम एक्टिविटी कर रहे हैं ना ऑब्जर्व करने के लिए। इन रेगुलर प्रैक्टिस कन्वेक्शन आप डेली यूज़ में भी देखोगे, बट एवरी टाइम वी विल नॉट यूज़ पोटाशियम परमैंगनेट, इट इज़ वी आर यूजिंग दिस सो दैट हमें एक्टिविटी में क्लियर आ जाए, क्योंकि अभी पर्पल स्ट्रीक्स जो हैं ये हमें दिखा रहे हैं पाथ, क्या रास्ता फॉलो करता है व्हेन द हॉट वाटर राइजेस अप एंड द कोल्ड सिंकिंग वाटर उसकी जगह लेता है। इसमें भी आपका डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में बना हुआ है, गो थ्रू इट, फिगर 4.9 ऑन पेज 41। सो आई एम टेलिंग यू आपको हर एक्टिविटी में फिगर ज़रूर बनाना है। अब इस वाली एक्टिविटी से भी हमने क्या कंसेप्ट देखा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे देमसेल्फ मूव एंड कैरी द हीट टू द other parts of the water. So this method of transfer of heat is called convection. Now coming to the third activity which says to show the transfer of heat in air by convection. इसमें भी एक और एक्टिविटी आपकी आ रही है to show the transfer of heat in air by convection। इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक कैंडल रखो और आपको एक टेबल चाहिए। Now fix a lighted candle on a table. Try to keep one hand at a safe distance above the flame of the candle and other hand on the side of the flame। क्या करना है, आपने कैंडल को टेबल पे रखना है, उस कैंडल को जला देना है। अब आपने क्या करना है, अपना एक हाथ बहुत प्रॉपरली सेफली, यू शुड नॉट गेट बर्न्ड, तो अपने हाथ को उस फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा रखोगे और बाकी दूसरा हाथ जो है कैंडल की जो साइड्स पे रखोगे। क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, the hand kept above the candle flame appears to be quite hot, but the hand kept on the sides of the flame does not seem to be so hot. The air just above the candle flame gets heated first and rises upwards, carrying the heat along with it. तो जो हमारा हैंड कैंडल के ऊपर है वो जल्दी हमें ज़्यादा गर्म लगता है रादर दैन जो हमारा हाथ साइड पे है उसमें हम इतना हीट अपना महसूस नहीं करते हैं। क्या कंक्लूड करते हैं एक्सपेरिमेंट से, टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। मतलब इसका भी डायग्राम है आपका पेज 42 पे फिगर 4.10। इस प्रोसेस का भी यही है कि दिस प्रोसेस क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ हॉट एयर राइजिंग अप
and the cold air moving down. This process is repeated continuously. So in this manner, इसी वजह से the air above the flame carries more and more heat upward, और जो हमारा हाथ कैंडल के डायरेक्टली ऊपर है वो हमें ज़्यादा गर्म लगता है, राइट। इसमें आपको मैंने एक क्वेश्चन और प्रोवाइड किया है। कई बार आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि फ्रॉम योर डेली लाइफ आपने क्या ऑब्जर्व किया है, गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। एप्लीकेशन मतलब कि आप आपको एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, बट आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके डे टू डे रूटीन में आपने देखा कि कन्वेक्शन प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो इसमें हम 3 बहुत ही जो हम रेगुलर अपने घर में नोटिस करते हैं वो लिखेंगे। फर्स्ट, वेंटिलेशन इन रूम्स। आपने हमेशा देखा है कि वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड इन द टॉप पोर्शन ऑफ द रूम, मिडल या नीचे बिल्कुल रूम के बिल्कुल फ्लोर के पास या बीच में नहीं करते। वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड इन द टॉप पोर्शन ऑफ द रूम। वाई? कभी सोचा है इसको? दिस इज बिकॉज इनसाइड द रूम when the air gets hot it rises up। यही हमने भी समझा है शुरू से इस प्रोसेस चैप्टर में हीट के, कि जो गर्म हवा होगी वो ऊपर जाएगी। when the air rises up it goes out of the room through the ventilator के थ्रू वो बाहर निकल जाएगी, and the cold air comes in through the ventilator making the room cool and fresh। करेक्ट? सो मेरे ख्याल से ये जो आंसर है ये हर बच्चा इसको अपने पेपर में एग्जामिनेशन में लिख सकता है, क्योंकि आपने इसको सोचो, आपके घर का अपने घर में सोचो वेंटिलेटर्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे आपकी विंडोज़ हैं। ऊपर की तरफ होता है तो वहाँ से हवा, आपकी जो कमरे की गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी, गर्म हवा कमरे से बाहर चली जाएगी, और बाहर से ठंडी हवा आपके रूम में आएगी जो कि आपके रूम को कंफर्टेबल कर देती है। सेकेंड, फिटिंग ऑफ एसीज एट हायर लेवल ऑन द वॉल। आपने देखा है आजकल रूम में आप बैठते हो, आपने देखा एसीज कहाँ पे फिटेड करी होती है, एसी की फिटिंग हुई होती है हायर लेवल ऑफ द वॉल पे, नीचे की तरफ नहीं होती। ये भी वही प्रोसेस अप्लाई करती है कन्वेक्शन का। दिस इज बिकॉज वी नो द हॉट एयर ऑफ द रूम राइजेज अप, AC is installed at the height, it cools the air that is closer to the ceiling first, and then the cool air comes down making the room cooler। The hot air again goes up और ये convection current setup हो जाता है which helps in cooling the room fast। So I have already told you कि एक बार आप concept clear हो जाएगा तो कोई भी आपको give reasoning आ जाए, कोई भी application based question आ जाए, it will be very easy for you to answer। Then third is placing of room heater at the bottom of the room। अब room heater को हम ऊपर नहीं रखते हैं, सीलिंग या ऊपर बिल्कुल हायर लेवल वॉल के नहीं प्लेस करते हैं, रूम हीटर्स को हम बॉटम पे रखते हैं। Why? Because we know that the hot air rises up and the cold air settles down। So room heater is placed near to the floor so that the heat can uniformly एक समान हमारे कमरे को गर्म कर सके from down to up। Okay, now अब सारा कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया, अपना सब कुछ हमें समझ में आ गया। नाउ वी विल प्रैक्टिस अ फ्यू MCQs जस्ट टू ब्रश अप एंड रिवाइज एंड टू चेक आवर नॉलेज कि हमारे को सारा कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं या नहीं हो गए, बिकॉज MCQs में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। सो फर्स्ट MCQ सेज दैट Seema is in a hurry and wants her noodles to cool down faster। She should put it on a plate made up of wood, paper, plastic or metal। As I have already told you कि आप पहले क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, n number of questions can come from this chapter as it is a practical based chapter। तो आपको कंसेप्ट पता है, we all know that metals are the best conductor of heat। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाता है? मेटल। कई बार इसको आप क्वेश्चन को और भी पूछा जा सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो सिल्वर है इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बट हम ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं? कॉपर। कॉपर इज़ यूज्ड वाइडली, और उसका भी रीज़न है वाई, बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट एज कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर। Now, second MCQ says a polished silvery surface is a good conductor of heat, good reflector of heat, poor reflector of heat या none। हमने इसका MCQs, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसका मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर किया था जब मैंने आपको हॉट्स क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे। तो उसी से हमें याद है कि येस, कौन सा ऑप्शन आएगा? गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। इसका क्या कंसेप्ट था कि द शाइनियर अ surface is the greater it reflects heat। As the silver surface is polished,
it becomes shinier, and it makes it a good reflector of heat. So option is B. Now, third one, it says 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. 1 लीटर पानी है, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, उसको मिक्स कर देते हैं 1 लीटर पानी का जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी 80 डिग्री सेल्सियस, more than 50 degree Celsius but less than 80 degree Celsius, 20 डिग्री सेल्सियस या बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस. ये सारी चीज़ें हमने अपनी लास्ट वीडियोस में कवर करी है. उसमें हमने 3 बीकर्स दिए थे, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा, एक में मिक्स करके डाला था. सो उससे हमें याद आता है कि यस, इसका आंसर क्या होना चाहिए. इट विल बी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. Now, this is a very interesting question. A thermos flask prevents loss or gain of heat by conduction only, convection only, या radiation only, या all the above. अब ये हमने जनरली थर्मस फ्लास्क हर कोई यूज़ करता है. उसमें कैसे होता है ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट का. इट इज़ ऑप्शन डी, ऑल दी अबव. कैसे ना, सोचो उसको कि द सिल्वर कोटिंग है, जो सिल्वर कोटिंग ऑन द इनर बॉटल, that prevents heat transfer by radiation. और जो वैक्यूम है कहाँ पे, इन बिटवीन द डबल वॉल जो है उसकी, वो क्या कैसे हीट प्रिवेंट करती है, बाय मूविंग बाय कन्वेक्शन. और जो थिननेस ऑफ द ग्लास वॉल है, दैट स्टॉप्स हीट एंटरिंग और लीविंग द फ्लास्क बाय कंडक्शन. सो इसमें ये तीनों प्रोसेस यूज होते हैं. Now, a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end becomes cold by the process of conduction, becomes cold by the process of convection, becomes cold by the process of radiation, या D does not become cold. Now देखो, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये वाला एग्जाम्पल किया था कि हमने एक हॉट कप ऑफ मिल्क लिया, हॉट कप ऑफ टी लिया, उसमें हमने स्पून डिप किया तो वो स्पून भी गर्म हो गया बिकॉज हीट ट्रांसफ़र हुई फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड. इसमें 2 डिफरेंस हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे. एक तो है इसमें वुडन स्पून. सो वी ऑल नो दैट देयर विल बी नो चेंज इन द टेम्परेचर at the other end. Why? Because wood is a bad conductor of heat. It is an insulator, so there will be no flow of heat. तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? D, that it does not become cold. So always read the question properly. फिर ऑप्शंस देखो और टिक करो, बिकॉज MCQs आर वेरी स्कोरिंग. आपका एक MCQ करेक्ट, टीचर कैन नॉट कट मार्क्स, यू गेट फुल मार्क्स. सो रीड प्रॉपरली, थिंक, गिव इट अ minute or a fraction of a minute and then option को tick करो. Don't be in a hurry to tick the option. Now next MCQ says stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. आपने देखा होगा घर पे, ध्यान देना कि जो pans हैं स्टेनलेस स्टील के होंगे बट जो उसका बॉटम है वो कॉपर का होगा. The reason for this could be that A, copper bottom makes the pan more durable. B, such pans appear colorful. C, copper is better conductor of heat than stainless steel. And D, copper is easier to clean than the stainless steel. अब तक तो आपको ये पता हो गया, there is no need for the explanation. We know copper is the good conductor of heat. तो इसीलिए जो है pans में copper का bottom बनाया जाता है. Now, a marble tile would feel cold as compared to a wooden tile on a winter morning because the marble tile is a better conductor of heat than the wooden tile, is polished while wooden tile is not polished, reflects more heat than the wooden tile, या it is a poor conductor of heat than the wooden tile. So, इसमें भी हमें पता है marble tile ज़्यादा cold feel करेगी as compared to wooden tile. कब? In the winter morning. Why? Because it is a better conductor of heat as compared to the wood. Now, X and Y measured their body temperature. अब उन्होंने एक ऐसे बोला कि अगर एक X और एक Y, 2 पर्सन है, उन्होंने अपना body temperature measure किया. X found it to be 98.6 degree Fahrenheit and Y recorded
37 degrees Celsius. Which of the following statement is true? A. X has a higher body temperature than Y. B. X has a lower body temperature than Y. C. Both have normal body temperature. या D. Both are suffering from fever. Now इसमें if you have learned, आपने नॉर्मल टेम्परेचर्स लर्न करे हैं दोनों चीज़ों में, यूनिट्स में, देन आप इसको ईजिली ऑप्शन को सी को टिक करोगे. वाई? बिकॉज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एज मेजर्ड इन सेल्सियस यूनिट इट कम्स 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं तो इट इज़ 98.6 डिग्री सेल्सियस. तो ना तो किसी का इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, ना कम है, और ना कि फीवर है. दे बोथ एक्स एंड वाई हैव द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. Now, ninth one says, near coastal region, the sea breeze blows during daytime only, during night time only, throughout day and night, none of the above. हमने sea breeze को समझा था process, and we know that sea breeze blows during daytime only. So the correct option is option A. Now, which of the following is an insulator? Wood, plastic, both of these, none of these. Now, we know wood is an insulator, but remember plastic is also an insulator. So on the option C we will tick, which says both of these. Correct? So आपने options को ध्यान से पढ़ना, ये नहीं कि wood देखा और tick कर दिया. Go through the options carefully, as both of wood and plastic are insulators. So the correct option is C. So now this we finished the chapter heat of class 7 in detail. Please go through all the videos of this chapter, learn them and score good marks. Do hit the like button if you found the video useful. And stay tuned to this channel, as I'll see you soon in my next video with a new topic. Take care. See you. Bye-bye.